हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है आज का वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, किस प्रकार से बनेगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी, ये चीज़ें हम आज सीखेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, इसमें जो हम सीखने वाले हैं वो मेजर हम दो पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। बायस आउट लॉ और एम्पियर लॉ। यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी पहले मैं अगर रूपरेखा बताऊं आपको, तो आज जो हम मेजर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास नंबर एक। पहला है अपने पास बायोसाउट लॉ। फर्स्ट अपने पास बायोसावर्ट लॉ। ठीक है, जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पहला है अपने पास बायोसावर्ट लॉ। यानी आज हम किसकी चर्चा करेंगे? बायोसावर्ट लॉ की करेंगे। उसी के एप्लीकेशन है दो हमारे पास। एक तो करंट कैरिंग कोयल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी किसकी बात करेंगे? एक तो हम लेंगे करंट कैरिंग कोयल, यानी एक तो हम बात करेंगे कोयल की, और दूसरा हम बात करेंगे वायर की। एक किसकी बात करेंगे? कोयल की, और दूसरा किसकी करेंगे? वायर की। कोयल की अगर हम बात करें तो कोयल में क्या बात करेंगे अपन? कोयल में हम दो जगह मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे एक्सियल पॉइंट पे, एक तो कहाँ पे करेंगे? एक्सियल पॉइंट पे, और दूसरी हम बात करेंगे सेंटर पे। एक तो हम कोयल के कारण, यानी करंट कैरिंग कोयल है अपने पास, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक तो हम बात करेंगे सेंटर पे कि सेंटर पे कितना बनेगा, और एक हम बात करेंगे कि उसकी एक्सेस पे कितना बनेगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें वायर की, तो वायर में हम दो तरीके के वायर की बात करेंगे। एक तो हम लेंगे फाइनाइट वायर और एक लेंगे इनफाइनाइट वायर। एक तो लेंगे फाइनाइट वायर और एक लेंगे इनफाइनाइट। यानी एक तो हम बात करेंगे फाइनाइट वायर की और दूसरी हम बात करेंगे इनफाइनाइट वायर की। क्लियर? अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पॉइंट की, तो वो हम बात करेंगे एम्पियर लॉ की। एम्पियर लॉ। अगर एम्पियर लॉ की हम बात करें तो हम किस किस के बारे में बात करेंगे एम्पियर लॉ में? वो हम बात करेंगे एम्पियर लॉ की, और उसकी एप्लीकेशन में दो ही एप्लीकेशन की हम आज बात करने वाले हैं। नंबर एक, सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर। और एक हम बात करने वाले हैं सोलिनॉइड। एक हम बात करने वाले हैं सोलिनॉइड। यानी आज जो हम आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो इन पॉइंटों पे, इन पॉइंटों को सीखेंगे। बायस आउट लॉ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। बायस आउट लॉ कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है वो हम जानेंगे। फिर बायस आउट लॉ का यूज करके हम कोयल का, उसकी एक्स पे और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कितनी कितनी वैल्यू होती है, किस प्रकार से इसकी इक्वेशन सोल्व करते हैं। दूसरा है वायर। वायर जो है, एक तो इनफाइनाइट वायर लेंगे, एक फाइनाइट वायर लेंगे। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे बायसॉट लॉ का यूज करके, वो किस प्रकार से निकालेंगे और कितना होगा वो आज हम सीखेंगे। और दूसरे पॉइंट में हम एम्पियर लॉ सीखेंगे कि एम्पियर लॉ क्या होता है। उसके बाद हम सिलेंड्रिकल वायर, देखो ये जो वायर है ये थिन वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर मतलब मोटा वायर होगा। तो कुछ पॉइंट तो ऐसे इस जैसे ही आएंगे इसमें, लेकिन कुछ एक पॉइंट है जो अलग आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सोलनॉइड की। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया कि आज हम पढ़ने वाले क्या है एक्चुअल में, ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोसाउट लॉ की। यानी सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बायोसाउट लॉ की। बायोसावर्ट लॉ। बायोसावर्ट लॉ की बात करेंगे। बायोसावर्ट लॉ क्या है उसके बारे में बात करें। देखो, मैंने फर्स्ट शुरुआत में आपको बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये बात हमने पहले ही सीख ली थी। किसने बताई थी? और स्टूडेंट ने बताई थी एक एक्सपेरिमेंट से।
जिसको हम पढ़ते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उससे हमने ये तो जान लिया था कि किसी भी वायर में हम करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये बात का पता नहीं चला अपने को। यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये बात कौन बताता है, बाय-सॉर्ट लॉ। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है कौन, बाय-सॉर्ट लॉ। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक वायर लिया हमने, ये वायर ले लिया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया हमने DL। ये पूरे वायर का एक साथ तो नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए हमें खून टेस्ट करवाना है, तो लेब वाला पूरा खून निकाल के तो टेस्ट नहीं करता, उसका कुछ सिंपल ले लेता है भाई, कुछ सैंपल लेकर के और क्या कर लेता है, खून टेस्ट कर लेता है। सेम वैसे की वैसी बात है कि पूरे वायर का एक साथ ना निकाल करके हमने एक सैंपल का ले लिया, कितना, DL, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस वायर में जो करंट जा रही है वो है I, इस वायर में करंट जा रही है वो कितनी है, I करंट जा रही है। DL एलिमेंट ले लिया, इस DL से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने P मान लिया, R डिस्टेंस पे, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो DL से, ये जो DL से थीटा, थीटा एंगल बना रखा है, DL से R का एंगल है थीटा, DL और R का एंगल में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको ये आप यहीं से क्लियर करते चलो कि DL और R के बीच का एंगल होगा थीटा। आगे हम और बात करेंगे इसकी। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब आपने थोड़ा सा एलिमेंट वायर का टुकड़ा लिया है, तो उसके कारण तो हमारे पास कितना बनेगा, dB स्मॉल ही बनेगा, ठीक है। ये dB जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए ये dB जो है वो डिपेंड करेगा I पे, यानी dB की जो वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा I पे। आप करंट बढ़ाओ, आप करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। उसके बाद ये डिपेंड करेगा DL पे, आप DL की वैल्यू बढ़ाओ, थोड़ा सा आपने एलिमेंट लिया इसको बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये देखो ये पॉइंट नजदीक आता जाएगा, ये R है, फिर धीरे धीरे R से कम हो जाएगा, यानी साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है अपॉन। अगर R की बात करूं मैं, R को हम बढ़ाएंगे, बल R मतलब जो है वो वायर से हम दूर जा रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगा, कम होगा, और पास क्या होगा, ज्यादा, मतलब ये क्या आ जाएगा, R²। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, KI DL साइन थीटा बाई R²। ये अपने पास बाय-सॉर्ट लॉ आ गया। इसको थोड़ा सा और आगे लिखें तो dB इक्वल टू K की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I DL साइन थीटा बाई R²। ये तो हो गया अपने पास इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर इतनी बात। अब कई बार क्या है कि बाय-सॉर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो बाय-सॉर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो आइए बाय-सॉर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म एकदम सिंपल तरीके से अगर हम देखें, तो अगर कोई भी वेक्टर ए है तो उसको लिखते कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड और ए कैप, यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ए वेक्टर जो है उसको हम लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड और ए कैप, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। क्या काम ये हम इसमें नहीं कर सकते भाई, मैग्नीट्यूड अपने पास है ए की वैल्यू, तो ए कैप लगा दूं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dB का वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R² R कैप। हो गया अपना काम। और हमें ये भी बताया कि यहाँ से R कैप की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, dB का वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R की क्यूब R R वेक्टर। अगर इसको थोड़ा सा और आगे हम लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको कि dB का वेक्टर जो है वो आएगा म्यू नॉट IDL क्रॉस R, DL क्रॉस R बाई R की क्यूब। ये बाय-सॉर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म है। जहां हमने वेक्टर लगाना शुरू किया था वो बाय-सॉर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। क्या आई थी ये बात समझ में आई, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं, डायरेक्ट।
इसलिए आपको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। क्या पता कौन से ये पूछ लें, ये पूछ लें, या फिर ये पूछ लें। तो इस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप इसको समझ लिया कि इस प्रकार से हो सकता है। जितना हमारे पास एग्जाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, एक रिवीजन क्लास की तरह हम इस क्लास को बना रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम इसकी दो एप्लीकेशन जो हमने बोली थी वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोयल पढ़ लेते हैं। कोयल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कोयल। कोयल की हमने दो जगह बात की थी। एक तो हमें बात करनी है इसके एक्स पे और एक सेंटर पे। ये तो सेंटर हो गया, और ये जो कोयल है इसका ये एक्स हो गया। इन दो पॉइंट पे हमें बात करनी। तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हो इसकी जो सेंटर होता है उस पर कितना होता है, बी सेंटर पे कितना होता है, म्यू नोट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है एक से तो एन आई बाई 2r। यानी हमने मान लिया कि इसकी रेडियस है r, इसमें करंट जा रहा है I, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे, वो कितना होगा, ये होगा। कैसे आता है ये अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, कितना होगा, बी सेंटर पे कितना होगा, म्यू नोट एन आई। म्यू नोट अपने पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁷। हाँ, म्यू एन आई, देखो के जो था उसकी वैल्यू हमने ली थी के इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक है, ये इसके सेंटर पे। अगर एक्स पे बात करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स पे कितना आएगा, म्यू नोट एन आई बाई 2r² प्लस x² की पावर 3/2 r²। ये होगा इसका r, ये होगा इसका x। इस पॉइंट पे यहाँ मान लिया हमने। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन देख लो कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए वायर है, इस वायर में ऐसे करंट जा रही है। करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो, अंगुलियां घुमाओ, देखो ये अंगुलियां इधर जा रही है इसके अंदर, मतलब ये अंदर की तरफ, और ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा। अगर एक साइड से अंदर जा रहा है तो उसको हम क्रॉस से लिखते हैं, और बाहर आ रहा है उसको हम किससे लिखते हैं, डॉट से लिखते हैं। ठीक, क्रॉस है इसका मतलब ये अंदर जा रहा है, डॉट है इसका मतलब ये बाहर आ रहा है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें तो देखो ऐसे सर्कल ऐसे इस प्रकार से, और जो जिस प्रकार से मैं घुमा रहा हूँ उसी प्रकार से क्या है इसमें करंट जा रहा है इस प्रकार से। तो ऐसे लेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये, और ये वाला जो एंगल बनेगा ना इसका, ये वाला ये कितना बनेगा, 90। ठीक, इसका एंगल अलग बात है, इसके एंगल जो बनेगा वो अलग बात है, लेकिन इसका 90। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। इससे ये भी निकाल सकते हैं, जैसे ही वो पॉइंट सेंटर पे आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये x की वैल्यू 0 कर दो, r की क्यूब इसको काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। यानी 2 हैं ये अपने पास, ये वैल्यू याद रखनी। मान लीजिए हमें पता है पूरी कोयल का, पूरे एक सर्कल का पता है, लेकिन हमारे को दे दिया कि मान लीजिए कि ये इतना ही पार्ट है कोयल का, इस पार्ट के कारण ही बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इस पार्ट के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें, इस प्रकार से घूम रहा मान लीजिए करंट, इसका इस पार्ट के कारण ही हम देखना चाहें, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी का कितना होता है, म्यू नोट एन आई बाई 2r। ये कितना पार्ट है उसका। अगर आप इस प्रकार से पकड़ पाओ तो अच्छी बात है, इस प्रकार से नहीं पकड़ पाओ तो आप लिख सकते हो θ/360। θ/360 यानी पूरा जब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तब इसका एंगल कितना है, 360। तो थीटा की वैल्यू जब हमारे पास हो यानी एंगल कोई और हो तो कितना आएगा ये वैल्यू, θ/360। यानी एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो 90 बाई ये कितना हो जाएगा, 1/4 म्यू नोट एन आई बाई 8r। क्या आपको बात समझ आई। दूसरी बात,
मैंने बोला कि किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चारों ओर बनेगा, मतलब अक्ष पे नहीं बनेगा। अगर वायर के कोई पॉइंट यहाँ है जिससे वायर जा सकता है, उस पॉइंट पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो दो वायर अपने को दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये जो दो वायर दिख रहे हैं ये वाले, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि दोनों ही वायर सेंट उसके जो पॉइंट है जिसपे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उससे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की बात पे। ये बात आई अपने पास पहली कंडीशन की। दूसरी दूसरी हम मान के चलते हैं कि वो आ रही है अपने पास, दूसरा है अपने पास, मान लीजिए वायर, यानी करंट कैरिंग वायर है। वायर है, हमने बात की थी कि दो वायर लेंगे अपन, एक तो फाइनाइट वायर लेंगे और एक इनफाइनाइट वायर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फाइनाइट वायर की। मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर से किसी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं आर, मान लेता हूँ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल आर पे, स्मॉल आर पे हमें एक पॉइंट मिला है, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक, अब देखो इस वायर के दोनों किनारों से यहाँ पे एंगल बनाइए आप। हमने मान लिया कि ये जो एंगल बना है वो बना है θ1, और इधर से इस किनारे से जो एंगल बना है वो बना है θ2। ठीक है, यानी एक किनारे से जो एंगल बना वो θ1, दूसरे से बना वो θ2। अब देखो अगर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, B इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ, याद रखना इसको इस प्रकार। बस मैं ये डायग्राम इसलिए बनाया हूं कि आपको एंगल कहां से लेना है वो पता हो, एंगल लेना कहां से है वो पता होना चाहिए। यानी एंगल कहां से लेना है, जो भी हमारे पास पॉइंट है उस पॉइंट से उस वायर के दोनों किनारों पे जितना एंगल बन रहा है वो लेना है। θ1 ये ले लिया तो θ2 ये ले लेंगे, θ2 ये ले लिया तो θ1 ये ले लेंगे, या फिर ये 2 ये 1, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी अपने पास वायर की। अब ये तो बात थी फाइनाइट वायर, हो सकता है इनफाइनाइट वायर भी हो। तो इनफाइनाइट वायर का मतलब है कि बहुत लंबा, या तो इनफाइनाइट वायर बोल देंगे या फिर लॉन्ग वायर। तो लॉन्ग वायर को भी क्या मानना अपने को, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो इसके कारण इसी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या होगी। अगर ये इन लॉन्ग वायर है, इसका मतलब इस आर के रिस्पेक्ट में बहुत लंबा है। बात वो नहीं है कि इनफाइनाइट तक वायर है, बात ये कि ये जो डिस्टेंस दे रखी है अपने को 1 सेंटीमीटर, 2 या 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, इसके कंपेरिजन में ये बहुत लंबा है। बस ये इसी को इन्फाइनाइट बोलेंगे अपन। इसका मतलब ये लंबा, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, यानी ये दोनों पैरेलल से दिखेंगे अपने को, एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। एंगल कितना बन जाएगा 90। इसका मतलब हम साइन θ1 और साइन θ2 की जगह, यानी थीटा की जगह 90 रखेंगे, तो साइन 91 साइन 91, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास बी, वो क्या आएगी, म्यू नोट आई बाई 4πr इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, म्यू नोट आई बाई 2πr। ये बी की वैल्यू आ गई। इनफाइनाइट वायर बोलूँ या मैं लॉन्ग वायर बोलूँ, म्यू नोट आई बाई 2πr। ये तो हमने दो कंडीशन ले ली, एक तो फाइनाइट एक इनफाइनाइट, इसके बीच की भी तो हो सकती है। मान लीजिए कोई वायर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस प्रकार से बना हो कि इधर से मान लीजिए ऐसे एक वायर है, इधर वाला लॉन्ग है, और इस पॉइंट पे बताना अपने को, ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है। इधर से क्या है, लॉन्ग वायर है, तो ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है। इस कंडीशन में हमारे को क्या करना है कि एक एंगल तो क्या हो गया 0, एंड θ1 तो क्या हो गया 0, और θ2 क्या हो गया 90, क्योंकि इनफाइनाइट एक किनारा है तो एक किनारे पे कितना हो गया, इनफाइनाइट का मतलब वही बताया मैंने आपको, तो कितना हो गया 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है,
उस पॉइंट पे ही है दूसरा किनारा, तो उसके लिए कितना हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर डिस्टेंस मान ली हमने इसकी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन 0 प्लस साइन 90। इस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई देखो, ये 0 की, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ये कितनी आ गई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये बी की वैल्यू। अब इसमें डायरेक्शन भी देख लो जो हमने सीखी थी, वायर में करंट किधर जा रही है, मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखो और जिधर अंगुलियां जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऐसे घूम रही है, तो इधर तो अंदर। ये भी ध्यान रखना जिस पॉइंट पे देखा उसी पे, वरना आप क्या करते हो ऐसे घुमा, अच्छा ये इसके तो बाहर आ रही है इसके अंदर, नहीं नहीं, जो पॉइंट है वहाँ, कई बार ये पॉइंट यहाँ आ जाता है तो आप ऐसे देखते हो हाँ ये तो अंदर जा रही है, अंदर नहीं, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अंदर जा रही है, मान लीजिए ये पॉइंट इधर होता तो ये बाहर आ जाती, ठीक है, तो अंदर की तरफ को क्या लिखते हैं हम, क्रॉस। अंदर की तरफ क्या लिखते हैं, क्रॉस, समझ में? चलो एक और लेते हैं। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि एक वायर है, ये लो, एक तरफ से इनफाइनाइट है और एक तरफ से इसका एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है मान लीजिए 45, तो दूसरा अपने आप क्या हो गया 90। वायर में करंट मान लीजिए ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, अब जैसे ऐसे नीचे की तरफ जा रही तो इधर अंदर, इधर बाहर, देखो ऐसे इधर बाहर, यानी ये क्या आएगा डॉट, बाहर निकलने वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो यहाँ से देखो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, एक तो आ जाएगा साइन 45, एक तो आ जाएगा साइन 90 और एक आ जाएगा साइन 45, एक तो आ गया साइन 90, एक आ गया साइन 45, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन 90 की वैल्यू 1 और इसकी आ गई 1/√2। आगे जैसे अपने को सोल्व करना है उस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। अब इसको याद नहीं रखना, अपने को याद रखने का काम दो का ही था, इन दो का याद रखने का था, याद तो रखना एक ही था, बस केवल ये देखना था कैसे लगाएंगे, यानी याद रखने का काम तो यही है अपने पास, ठीक है। इनको तो केवल करके देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे इसको हम यूज करेंगे, ठीक। ये अपने पास दोनों हो गए किसके, बायो-सावर्ट लॉ के। अब हम बात करते हैं एम्पियर लॉ की। बायो-सावर्ट लॉ समझ में है, यानी कोयल की करंट और वायर की करंट देख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एम्पियर लॉ की। तो एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला था उन्होंने, यानी अब हम बात करेंगे एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ। उन्होंने कहा था कि एक एम्पियर लूप होगा, उसमें से कितना करंट पास हो रहा, वो करंट एप्सिलॉन नोट का मल्टीपल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। यानी हम क्या करेंगे इसको, बी डी एल कोस थीटा का इंटीग्रेशन एम्पियर लूप का, उसकी वैल्यू होगी म्यू नोट टोटल आई। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है जिसको मैं एम्पियर लूप बोलूँ, इसमें से ये वायर जा रहे हैं ऐसे, इन वायरों में ऐसे करंट जा रहा है, तो इस वायर में मान लिया I1 करंट है, इस वायर में I2 करंट है, तो इस वायर में I3 करंट है, तो इन तीनों ने मिला करके इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। पहला काम तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट से वो पास होना चाहिए, कौन, एम्पियर लूप। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, उसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट ये कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। चलो इसको यूज करते हैं, दो एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। पहले मैंने क्या बताई थी आपको, सिलेंड्रिकल वायर, अब समझ में आ जाएगा ये। मान लीजिए ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये सिलेंड्रिकल,
इसकी रेडियस हम मान रहे हैं कैपिटल आर है। रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? आई है। कितनी है? आई। इसमें पूरे में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हम मान रहे हैं कि इसके सेंटर पे है करंट। ठीक है, सेंटर से कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम्पियर लूप बनाएंगे। ये एम्पियर लूप बना दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? एम्पियर लूप बनाएंगे। अब ये भी बात है कि एम्पियर लूप में जो एल की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, इसलिए यहाँ पे कोस जीरो की वैल्यू 1 आएगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही इसका जो लाइन इंटीग्रल है, या फिर मैं बोलूँ जो लेंथ का एलिमेंट है उसका भी उधर ही होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लीजिए करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उसी डायरेक्शन में इसका डीएल है। ठीक, अगर मैं ये बात करूं कि ये वाला इस पे अप्लाई करें अपन, तो इसका हो गया बी डी एल इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट। टोटल करंट कितनी है? आई। टोटल करंट कितनी है? आई। अब देखिए, बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू आई। अब एक बात बताइए कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल, अब इसको पूरा घुमा दिया हमने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक राउंड पूरा कर दिया। एक सर्कल था, एक राउंड पूरा कर दिया, सरकमफ्रेंस कितनी बनेगी? डीएल टोटल कितना लेंथ होगा इसका? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब आर की वैल्यू डिस्टेंस, तो 2 पाई आर, यानी बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। कुछ बात समझ आई? कि वायर से सिलेंड्रिकल हो चाहे थिन वायर हो, दोनों ही कंडीशन में वायर के बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप एम्पेयर लॉ यूज करो और चाहे आप बायसॉट लॉ यूज करो। ये आया था म्यू नोट आई उसके लिए, लॉन्ग वायर के लिए म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर, और यही वैल्यू आई है अपने पास इसकी म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये तो था आउटसाइड पे पॉइंट, कौन सी साइड पे था? आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड बाहर की तरफ। अब ये मान लीजिए मैं कहूँ कि ये पॉइंट आ गया सरफेस पे इसी के, तो इसी से मैं इसको रिलेट कर दूं कि ये पॉइंट आ गया किस पे? सरफेस पे। जैसे सरफेस पे आएगा तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर, यानी इस आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर। तो बी सरफेस पे कितना आ जाएगा? म्यू नोट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। रिलेट करके याद रखो ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। 2 पाई म्यू नोट आई अपन 2 पाई आर। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट अपने पास है, इनसाइड सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, ये इसमें से हमने बोला था कि करंट पास हो रही है, ऐसे सेंटर पे मान लेंगे। यहाँ से इसके अंदर ही कोई पॉइंट मान लिया हमने आर डिस्टेंस पे पी, और इसका जो ये हमारे पास लूप बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है अपने पास वो कितना है? आर, कैपिटल आर। ये स्मॉल आर लिया हमने, ये क्या लिया है? स्मॉल आर। ठीक है, अब एक बात कि इतना क्रॉस सेक्शन एरिया था, उसमें से करंट जा रहा था आई। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना, इतना ही तो बचेगा, ये वाला ही, ये वाला ही तो बचेगा। अगर हम डेंसिटी को सेम मानते हुए इसको सोल्व करें तो हमारे पास, देखो पहली बात तो मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इनसाइड वो कितनी होगी? तो म्यू नोट, करंट को चेंज करना बस, आई नोट म्यू नोट आई डेस बाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये करंट की जो वैल्यू है ना ये निकालनी है अपने। अब देखो आई करंट जा रहा था, वो एरिया कितना था? पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। अब जो आई डेस करंट जाएगा वो एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हो गया काम अपना, पाई से पाई कट गया, यानी ये आ जाएगा आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू आई डेस।
बस ये तो निकालनी थी आई डैश की वैल्यू, पुट कर दो इसमें। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें अलग से सीखने को मिला है। बाकी तो हमने बायसॉट लॉ में सीख लिया था वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये एक अलग है अपने पास। क्या बात समझ आई? अब हम बात कर ले सोलिनॉइड की। तो सोलिनॉइड की यही बात कर लेता हूं मैं। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड क्या होता है, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है। सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म, बाहर अप्रोक्स 0। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल। आई तो इसमें फ्लो होने वाले करंट है, एन इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है, और एल इसकी लेंथ है। ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो B इक्वल टू, आपने देखा भी होगा, म्यू नोट स्मॉल एन आई। ये जो स्मॉल एन है इसकी वैल्यू होती है कैपिटल एन बाई एल, कैपिटल एन बाई एल। इसका मतलब ये है कि एन जो है ये है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और कैपिटल एन है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, ये बात आई है अपने पास सोलेनोइड की। अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे करें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ये है कि मान लीजिए मैं सोलेनोइड को इस प्रकार से मानते हुए और इसके बीच में कोई पॉइंट देखना चाहूं, ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे मान लो, ये इस किनारे से हमने कनेक्ट करवाया, ये इससे करवाया, और ये इसका नॉर्मल है। ये मान लीजिए θ1 है और ये मान लीजिए θ2 है। दो एंगल बन गए, एक लेंगे पॉजिटिव, एक लेंगे नेगेटिव, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है। अगर इस कंडीशन में हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी सोलेनोइड के कारण वो कितनी आएगी, म्यू नोट एन आई बाई 2 साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ। ठीक है। यहां से अगर हम वैल्यू की बात करें तो अगर मैं कहूं कि किसी एक एंड पे, यानी सोलेनोइड के एक एंड पे, एक एंड मतलब या तो इधर यहां या फिर इधर यहां, अगर मैं बात करूं वन एंड, उस कंडीशन में हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नोट एन आई बाई 2। क्योंकि एक एंड पे आते ही एक थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरे की हम अप्रोक्स 90 मान लेंगे, अप्रोक्स क्या मान लेंगे, 90 मान लेंगे। यानी एक थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और दूसरे को मान लेंगे अप्रोक्स 90। ठीक, बात समझ आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो जो हम फर्स्ट में टारगेट लेके चले थे कि आज अपने को ये सीखना है, आई होप कि वो टारगेट हमने अचीव कर लिया। बायसॉट लॉ सीखना था जो हमने सीखा, मैग्नेटिक फील्ड जानना था कॉइल के कारण जो हमने जाना, वायर के कारण वो भी हमने जाना, सिलेंड्रिकल वायर के कारण वो भी हमने जाना। जैसे मान लीजिए पहले हम बात कर ली इस बायसॉट लॉ की अच्छे से, उसके बाद हमने बात कर ली उसके बाद हमने बात कर ली वायर के कारण, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के कारण। उसके बाद बात कर ली हमने कुछ कंडीशन कि किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, और फिर हमने एकदम शॉर्ट में इसकी बात कर ली इसकी एम्पियर लॉ की, और उसके बाद में हमने बात कर ली सोलेनोइड की। यानी इस प्रकार से हमने ये वाले जो हमने पहले टारगेट सेट किया था उस टारगेट को हमने फुल अचीव कर लिया। आई होप कि आपको भी ये चीज़ समझ में आई।
अगर इतनी चीज़ आप जानते हो, इतनी चीज़ आपने सीख रखी है या सीख ली, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चनों को सोल्व। किस प्रकार से सोल्व करना वो देखिए। टू आइडेंटिकल वायर है, एक वायर ए है एक बी है, दो वायर है अपने पास, ईच ऑफ लेंथ आई, सॉरी एल, लेंथ कितनी है एल, कैरिंग द सेम करंट आई, लेंथ एल है, करंट आई है। ए वायर ए इज बेंड सर्कल, एक वायर ए को हमने सर्कल में मोड़ दिया और बी को हमने बेंड कर दिया किसमें, स्क्वायर में। यानी हमारे पास दो वायर थे, एक वायर को तो हमने सर्कल में मोड़ दिया, सेम लेंथ थी, और एक वायर को हमने स्क्वायर में मोड़ दिया, दोनों की लेंथ क्या थी, सेम। इसका मतलब इसकी लेंथ भी सेम थी, तो यहाँ लेंथ बोले तो 2 πr, 2 πr इक्वल टू एल। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, L/2π। एक बात तो ये अपने पास आ गई L/2π, क्लियर। ये वाली वैल्यू, ये इसका सेंटर, रेडियस इसकी क्या मान ली हमने, आर, ठीक है। अगर इस साइड की बात करें तो एल ही लेंथ से चारों साइड बनी हुई है, स्क्वायर इसका मतलब इक्वल साइड, तो यानी ये जो एक एक साइड बनी है L/2, नहीं L/4, 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 ठीक। अब आगे एक बात पढ़ते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ना वरना भूल जाओगे पहले क्या बोला था बाद में क्या बोला। इफ बी ए एंड बी बी आर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, यानी बी ए तो इसकी है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और बी बी इसकी है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ठीक है। अपने को बी ए और बी बी का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले बी ए निकालते हैं। बी ए क्या आएगा, देखो अपने पास बी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये क्या है कोयल, और कोयल की कहाँ पे पूछा है, सेंटर पे, यानी कोयल के सेंटर पे कितना होता है, μ0 I/2 और आर। अगर इसको एल के टर्म में लिखना चाहें तो बी ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी μ0 I/2L/2π, तो 2 से 2 कट गया, यानी ये आ गया पाई μ0 I/L/L, बी ए हमने निकाली। अब बात करते हैं बी बी की। तो देखो अगर मैं ये मानूं कि ये वाला एक वायर है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एक वायर है, तो इस वायर के कारण क्या निकाल सकता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमने फाइनाइट वायर का फॉर्मूला पढ़ा। यानी एक वायर का निकाल लेता हूँ, ये वायर है मैंने उठाया उसको ऐसे कर लिया, ये डिस्टेंस है, ये इसका एंगल बढ़ेंगे दो, छोटा बन गया क्या, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये है वायर, यहाँ हमें बताना है ये इसकी डिस्टेंस होगी। अगर ये वायर की लेंथ है L/4, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, L/4 पूरा है, इसका आधा कितना हो जाएगा L/8, यानी ये कितना आ जाएगा L/8, ठीक है। एंगल कितना बनेगा, देखो ये इन दोनों पे एंगल कितना बनेगा 45 45, इस पे भी 45 इस पे भी 45, यानी एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। इतनी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब फाइनाइट वायर का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू μ0 I/4πr, आर की वैल्यू कितनी है L/8, ठीक है, इनटू sin θ1 एंड sin45 प्लस sin45, ठीक है, sin 90 मत कर देना, 45 45, ठीक है, इक्वल टू μ0 I बाई ये 2 ऊपर लेके चले गए और पाई एल, क्योंकि 4 से 8 को काटा तो 2 आया, तो 2 हमें ऊपर लेके चले गए, इनटू sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 2√2 μ0 I बाई पाई और एल, μ0 I बाई पाई और एल, ये आ गया अपने पास बी बी, क्या आ गया बी और बी, ठीक है। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो देखो ये तो एक ही वायर का निकला था, ऐसे कितने वायर हैं, 4 हैं। अगर पूरा स्क्वायर हम लें तो 4 वायर मान सकते हैं इसको, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यानी हमें वी ए बाई वी बी निकालना है।
तो ये बाई ये इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखो इसमें कटने वाली क्या क्या चीज़ है, यानी ये लिख देता हूँ, ये एट √2 म्यू नोट आई बाई कितना आगे पाई और एल, जो वैल्यू कट सकती है उसको काट दो। देखो म्यू नोट आई कट जाएगा, एल से एल भी कट जाएगा, इधर क्या आएगा पाई² बाई √2 पाई² बाई √2 पाई² बाई √2। थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट, पाई² बाई √2। क्लियर? इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब मैं आपको सिखा रहा था तो इसमें टाइम लग गया, वरना आप अगर सीखे हुए होते तो आधी चीज़ें आप क्या करते, माइंडली कैलकुलेट करते। ठीक है, जब माइंडली कैलकुलेट करते हो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो ये, ए वर्टिकल कंडक्टर कैरिंग एक करंट वर्टिकली अपवर्ड, मतलब मान लीजिए एक वायर को ऐसे खड़ा कर रखा हमने एकदम वर्टिकली, और उसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। अब दो पॉइंट ले लिए, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, ऐसे दो पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन ले लिए, सेम डिस्टेंस भी लिए, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इधर भी सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि देखो इधर जो वायर के इधर जो पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में, लेकिन जो इधर वायर है उसके लिए इधर, यानी इधर पॉइंट पे क्या है इधर। देखो दोबारा, ये वायर है, इसके यहाँ पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इधर यहाँ पॉइंट है इधर, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन डिस्टेंस बराबर होने पे मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। अब ये क्या कह रहा है वो सुनो, पी और क्यू पॉइंट है, ये कह रहा है ग्रेटर क्यू, डायरेक्शन क्या नहीं बोली, ऑपोजिट बोल रहा है तो हम मान लेते हैं, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी ऑप्शन बी तो हम टिक कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले भी पढ़ेंगे। लेस क्यू मतलब ये भी नहीं है, ग्रेटर एंड लेस क्यू डिपेंड अपॉन द स्ट्रेट लाइन ऑफ द करंट, करंट पे डिपेंड करेगा। अरे वायर तो एक ही है, चाहे करंट हम एक का करंट बढ़ाएंगे तो दोनों के लिए बढ़ेगा, दोनों पॉइंट के लिए बढ़ेगा, एक के लिए तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वायर क्या है एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि दोनों पे क्या होगा सेम। मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, अच्छा कंडक्टर कैरिंग ए स्टडी करंट, यानी अगर हम बात करें कि लॉन्ग वायर की, तो लॉन्ग वायर के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, B = म्यू नोट आई बाई 2πr, याद है या भूल गए, म्यू नोट आई बाई 2πr। तो B जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/r पे, B किस पे डिपेंड करेगा 1/r पे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, पूरी कोयल का हमें पता है, पूरी कोयल कितनी का है, म्यू नोट आई बाई 2r, लेकिन ये है कितनी कोयल, अगर हमें ऐसा नहीं पता चल रहा तो इसका एंगल देख लीजिए कितना है 270, तो 270 एंगल बन गया थीटा, अपॉन में कितने में से 360 में से, ये इसको काट दिया 9 से 3 बार 9 से 4 बार। ठीक है, बाकी कट नहीं रहे तो इसको क्या कर देंगे हम आगे सोल्व कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, म्यू नोट आई बाई 8r और ये 3, यानी 3 म्यू नोट आई बाई 8r, 3 म्यू नोट आई बाई 8r, 3 म्यू नोट आई बाई 8r। क्लियर कर सकते हैं, चलो भाई आगे। ए हॉरिजॉन्टल ओवर हेड पावर लाइन कैसे होती है, इस प्रकार से ऊपर से जाती है, हाइट ऑफ 4 मीटर, यानी 4 मीटर हाइट पे ऐसे पावर लाइन जा रही है, फ्रॉम द ग्राउंड द कैरिंग ए करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मान लीजिए मैं कहूँ कि ये है पावर लाइन, ये है ग्राउंड अपना, ये पावर लाइन है, ये वायर जा रहा है, ये डायरेक्शन बता दिया अपने को ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब आगे क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट्स ऑन द ग्राउंड, इस पे यहाँ पे हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बताना ग्राउंड पे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट जा रहा है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब अंदर कौन सी डायरेक्शन है, अंदर कौन सी डायरेक्शन है, तो अंदर डायरेक्शन देखो ये
ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी, तो इसके बाहर था नॉर्थ, इसके अंदर था साउथ, इसके बाहर नॉर्थ और इसके अंदर क्या है साउथ, ठीक है, साउथ डायरेक्शन। तो देखो पहली बात तो है कि डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया, तो नॉर्थ के दोनों ऑप्शन काट दो, बचे दो। मैग्नीट्यूड निकालने में आपको आसानी हो रही है क्या? नहीं पता चल रहा, देखने से तो नहीं पता चला, यानी निकालना पड़ेगा। निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, पावर लाइन का वायर है तो ये तो 4 मीटर हाइट पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि 4 ही मीटर का वायर है, वो तो लंबा वायर है, पावर लाइन का वायर तो कितना है, लंबा है, तो लंबा है, इसका मतलब लॉन्ग वायर है, और लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालते हैं अपन, बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है इसने 4, जो वैल्यू दे रखी है वो रखो और आंसर निकाल लेते हैं। देखो म्यू नोट की वैल्यू अपने को दे रखी है 4 पाई 10⁻⁷ बाई, आई की वैल्यू दे रखी है 100, 2 पाई × 4, देखो 4 पाई कट गए अपने पास, ये हो गया 50, तो यानी ये हो गया 5 × 10⁻⁻⁶, 5 × 10⁻⁻⁶, यानी सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आया। अगर फॉर्मूला आपने गलत लगाया तो ऑप्शन में मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है फिजिक्स की, कैसा भी आंसर निकालो मिलेगा ऑप्शन आपको, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द रेडियस ऑफ ए, रेडियस कितनी है ए, रेडियस है ए, कैरिंग स्टडी करंट आई, करंट कितना है आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमने सिलेंड्रिकल वायर लिया था सेम वैसा का वैसा ही, ये एक वायर है जिसकी रेडियस है ए, इसका जो करंट जा रहा है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सेंटर से पास हो रहा है, हमने माना है। ये बता रहे हैं कि ये इसकी जो एक पॉइंट तो यहाँ लेना है 2a पे, और एक पॉइंट यहाँ लेना है जो a/2 है। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी और बी डैश, बी और बी डैश का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना। आइए इस पॉइंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला था, याद है आपको या भूल गए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर का मतलब यहाँ पे 2a, ये निकाला था। इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला था, ये बी डैश मान लेते हैं, ये बी डैश और बी। इस पॉइंट पे हमने क्या निकाला था, याद है, म्यू नोट आई बाई 2 पाई डिस्टेंस आर का स्क्वायर और ये r/2, ये तो निकाला था। म्यू नोट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर मतलब रेडियस का स्क्वायर और ये r, तो ये डिस्टेंस थी, तो ये r कितना a/2। अगर इसको हम सोल्व करके देखें तो म्यू नोट आई, एक a से एक कट जाएगा, 4 पाई a मतलब दोनों वैल्यू सेम है, जब b इक्वल बी डेस आ रही है अपने यहाँ पे, तो इसका मतलब रेशियो कितना आएगा, 1/1, रेशियो कितना आएगा 1/1, मतलब आंसर कौन सा, सी, आंसर कौन सा अपने पास, सी। क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डायपोल मोमेंट ऑफ ए सर्कुलर कोयल कैरिंग ए करंट आई इज m एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज b। हमने अभी मोमेंट पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं एक बार के लिए स्किप। नेक्स्ट, हाँ एक बात और जान लो, इसको निकाल के देखोगे तो टाइम लगेगा। अगर यही कंडीशन मैं इसलिए बना दूं कि ये मान लीजिए एक कोयल है, एक इधर से आ रही है करंट आई और इधर जा रही है करंट आई, चाहे मैं ये बना दूं ये एक कोयल है, इधर से करंट आ रही है आई, इधर जा रही है करंट आई, चाहे मैं ये बनाऊं कि ये एक स्क्वायर है, इससे करंट आ रही है इधर से आई, इधर से जा रही है आई, चाहे मैं ये बनाऊं ये क्या है अपने पास, मान लीजिए क्यूब है,
इसके करंट इधर से आ रही है, इधर से जा रही है। इन चारों में मैं कोई सा भी बनाऊं, इस प्रकार से अगर बना हुआ है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। क्यों? मान लीजिए मैं बात करूं इसकी कि बताओ मैं तो इस सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो जितना इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना इसका होगा। सिमेट्री का मतलब, सिमेट्री का मतलब कि चारों वायर अगर हम ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस चारों का सेम है, रेजिस्टेंस अलग हुआ तो फिर ये अलग हो जाएगा मामला। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, ये बाहर की तरफ देखो, इधर अंदर ऊपर बाहर, ये अंदर ऊपर बाहर, मतलब ये दोनों के आएंगे एक दूसरे को ऑपोजिट तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से इन वायर का आएगा और एक दूसरे को ऑपोजिट। तो ये वाला जो कंडीशन बनेगी, इस वाले कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे वैल्यू क्या आएगी 0। और ये कंडीशन इसमें बन रही है, इधर से करंट आ रहा है, इधर पास हो रहा है, सेंटर पे रखा हुआ है ओ पॉइंट, और उस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इज द फिगर सो। देखो अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएं तो हो सकता है कि हम इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन के भी सोल्व कर जाएं। कैसे? देखिए ये दो वायर हैं छोटे छोटे, ये दो वायर है, एक ये और एक ये दोनों वायर ओ पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी इसकी एक्सेस पे ही ओ पॉइंट है। जब इसकी एक्सेस पे ओ पॉइंट है, इसका मतलब इन दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये वायर तो काट दो यहाँ से, यानी इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो इसमें करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी R1 रेडियस वाली कोयल का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर की तरफ, R2 कोयल वाले का किधर होगा बाहर की तरफ। जिसका R कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि कोयल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2R। तो जिसका R कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा फर्स्ट वाली का, और दूसरी वाली का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम होगा। तो इसका मतलब जिसका ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब इस प्रकार से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि इस कोयल का ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा इसका अंदर की तरफ। और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगा, अच्छा डायरेक्शन तो अपने पास है ही नहीं, तो चलो डायरेक्शन की हम बात ही नहीं करेंगे, ऑप्शन में डायरेक्शन नहीं है अपने पास। फिर हम क्या करते हैं कि R1 वाले में से, यानी हम ये लिखेंगे B1, B1 की वैल्यू क्या लिखेंगे म्यू नोट आई बाई 2R1, और B2 की वैल्यू क्या लिखेंगे म्यू नोट आई बाई 2R2, यानी इसमें से कॉमन पार्ट क्या म्यू नोट आई बाई 2, म्यू नोट आई बाई 2। अब एक और बात, ये कोयल दोनों ही आधी आधी कोयल हैं, ये पूरी कोयल का मैग्नेटिक फील्ड था, इसका मतलब यहाँ पे जो कोयल हाफ होगी जितना पार्ट होगा उतना ही पार्ट क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी इसमें म्यू नोट आई बाई 4 तो दोनों में कॉमन है, तो म्यू नोट आई बाई 4 मतलब चारों ही ऑप्शन में अपने पास। ठीक है, फिर देखो B1 में से B2 माइनस करेंगे, इसका मतलब 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये प्लस आ गया, ये दोनों ऊपर आ गए, ये तो नहीं बनेगा, यानी 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये वैल्यू कौन सी आ रही है फर्स्ट ऑप्शन की। कर गए इसको। अगला वाला ये देखिए, इन द फिगर शो दैट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ड्यू टू द करंट इज पोर्शन ए और बी। देखो अब आप टूट के पढ़ोगे कि इस वायर के कारण 0, इस वायर के कारण 0, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा आपको म्यू नॉट आई बाई 4R, मिल गया ना ऑप्शन। लेकिन ये पूछ क्या रहा है वो भी तो देख लो, ये पूछ रहा है कि ए और बी, ए और बी ये वाले के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये वायर जो है इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की एक्स पे है पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट इसका निकालते हैं। पहली बात तो देखते हैं डायरेक्शन में पता चल जाएगा कि अपने को। देखो ये वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कोयल का मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अगर कोयल में अगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, अंगुलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा।
अंगुलियों को ऐसे करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा बता देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें करंट तो दोनों में 8 एम्पियर है, इसकी रेडियस है 10, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी कितनी है 10 ही होगी वायर के लिए। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, यानी वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर, कोयल का बाहर, तो यानी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होगा, ये तो कंफर्म पता चल गया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस तो होना है। अब ये देखना है कि ज़्यादा कौन सा है, तो अगर मैं कोयल की बात करूं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा B इक्वल टू म्यू नोट I बाई 2R 2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, यानी मैं इसको ऐसे लिखूंगा म्यू नोट I की वैल्यू है 8 बाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर में, क्योंकि सब ऑप्शन मेरे को न्यूटन एम्पियर मीटर में दिख रहे हो, तो मैं इसको भी किस में बना लिया मीटर में। ये तो आ गई अपने पास कोयल की। वायर की निकालेंगे तो लॉन्ग वायर है, जब लॉन्ग वायर है उस कंडीशन में वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा B इक्वल टू म्यू नोट I बाई 2 पाई R की वैल्यू कितनी होगी 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और इसको क्या लिख दूँ मैं 8 लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि I की वैल्यू क्या है 8। अब इन दोनों में से देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा तो ये कोयल का बड़ा है। कोयल की डायरेक्शन किधर आई थी, कोयल की तो बाहर की तरफ आई थी, कोयल की किधर आई थी बाहर की तरफ, तो इसका मतलब ये कैसे रखा हुआ था, सेंटर C से। तो ये पूरा सिस्टम अगर इस प्रकार से रखा होगा तो अपवर्ड और डाउनवर्ड को देख लेंगे अपन, अपवर्ड आएगी बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, यानी अपवर्ड में क्या है अपने पास 3 ऑप्शन है तो काट तो नहीं सकेंगे, यानी वैल्यू तो अपने को निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो इसमें से इसको माइनस करते हैं, बड़ा कौन है ये, इसमें से इसको माइनस करते हैं। देखो इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन आ रही है, म्यू नोट आ रही है, 8 आ रहा है, बाई 2 भी आ रहा है, और पाई तो नहीं आ रहा। चलो मैं इसकी वैल्यू रख दूँ तो अच्छा रहेगा क्या, इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई है, हाँ ठीक। अब देखो म्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये तो हमने ले ली कॉमन, जैसे इसको कॉमन लिया नीचे म्यू नोट 8 बाई 2 10 की पावर -1, यानी यहाँ बच गया 1/पाई और -1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ये आएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8 बाई, पाई भी कॉमन ले लेता हूँ ताकि इसका मामला थोड़ा निपट जाए, यहाँ से पाई कॉमन लेते ये आ गया 1 - पाई, तो जान नहीं थी वहाँ पे हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई करवा दी। देखो 2 पाई से 2 पाई ये कट गया 2 टाइम, अगर हम इसकी में से निकालें तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -6, ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो 2.14, यानी 32 के आसपास, 34 के आसपास 10 की पावर -5, यानी 16 दूनी 32, 33 के आसपास, यानी 32 के आसपास एक ही ऑप्शन अपने पास सेकंड, 32 के आसपास एक ही ऑप्शन अपने पास, 34 मतलब एक पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 6 लग जाएगी और ये आ जाएगा अपने पास। तो इसके पास अगर हम बात करें ये 6 है 10 की पावर 6, इसके पास अपने पास बात करें 32 के आसपास, तो 32 का मतलब है 3.2 के आसपास, 3.2 के आसपास एक ही ऑप्शन है कितना 3.4। ठीक है, नेक्स्ट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग circular coil of radius 3 cm at the point on the axis at a distance of 4 cm from the center is 54 micro Tesla. What will be its value at the center of the loop? एक्स पे दे रखा है और सेंटर पे पूछा, मतलब ये एक कोयल थी
इसकी एक्स पे तो दे रखा है, इसके सेंटर पे पूछा अपने। सेंटर पे कैसे मिलेगा अपने को, रेडियस तो है लेकिन सेंटर पे निकालने के लिए अपने को चाहिए, सेंटर पे निकालने के क्या चाहिए, म्यू नोट चाहिए, आई चाहिए बाई 2 आर चाहिए। आर तो है लेकिन म्यू नोट और आई नहीं है। म्यू नोट की फिर भी हम वैल्यू रख लेंगे लेकिन आई कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए आई यहाँ से निकालो। इसकी वैल्यू होगी देखो 54 माइक्रो एंड 10⁻⁻⁶ इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर में कर लिया इसको, अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आएगा 3 और ये 4 तो ये 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ वो प्लस ना 9 9 और 16 कितना 25 का 25 का रूट 25, हाँ 25। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो 54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6 इक्वल टू म्यू नोट आई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई, ये 2 था ये तो बार है, 25 का एक बार निकालेंगे रूट फिर करेंगे क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई, पहले इसका रूट निकालेंगे फिर इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻�6। तो देखो 10⁻⁻�6 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁻2 तो अभी रह गया, और 9 से ये 6 बार। ठीक है, बाकी तो कोई कट नहीं रहा, इसको इधर भेजेंगे 12 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 10⁻⁻12, यानी इसकी वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो अपने पास वैल्यू आ रही है 12 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 इक्वल टू म्यू नोट और आई। आ गई, ये वैल्यू यहाँ रख दो। म्यू नोट आई की वैल्यू कितनी आई है 12 125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 10⁻⁻2 ये लिखा ना, कोई वैल्यू तो नहीं छोड़ दी अपन ने, हाँ छोड़ दी ना 10⁻2, तो 2 का पहले हो जाएगा 1 1 का हो जाएगा 3, यानी ये वैल्यू आएगी 3, तो ये आ जाएगा 10⁻5 10⁻5, बाकी तो सब सही है, तो 10⁻5। ठीक है, क्या पावर में गड़बड़ कर दी ना अपन ने, ये 2 यानी सेंटीमीटर को मीटर में बना दिया, माइक्रो 10⁻⁻6 ये सही है, ये 25 यानी ये आ जाएगा 5 5 का 125 ही आएगा, एक एक का होगा 3 3 1 4 मतलब ये ऊपर एक बच जाएगी, तो ये हो गया 5 5। ठीक है, और ये आ गया इधर आर, हाँ ये आएगा 10⁻3, और ये 6 है तो देखो 6 से 2 बार, ये आ गया 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 10⁻⁻3 10⁻⁻3 10 की पावर आनी चाहिए थी 6, हाँ कर दिया ना मामला साफ, ये नीचे नहीं है ये ऊपर है, 1 मल्टीप्लाई 1 12 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 10 की पावर है, इधर 5 तो पहले से बैठी थी और 3 ही आ गई, 5 और 3 कितनी होगी 8, 8 हो गई थी भाई, अच्छा ये 5 थी, ये 2 पावर में गड़बड़ हो गई अपनी, इसको दोबारा करते करके देखते, यानी पावर आएगी यहाँ पे 6, ऑप्शन आएगा फर्स्ट। दोबारा सोल्व कर देते हैं, एक ही सेकंड में दोबारा कर देते हैं इसको। देखो 54 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वायर, आर कौन सा रेडियस का, रेडियस कितनी है ये वाली, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर आर का स्क्वायर मतलब 2 -4 हो गए, डिवाइडेड बाई
2 इंटू इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा अपने पास, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 4 का स्क्वायर आएगा 16, दोनों का स्क्वायर एड करके 25, तो ये 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। सही तो लिखा था पहले, अरे यार पहले सही लिखा था, 9 से 6 टाइम। अब इसको करेंगे 10, ये देखो 10⁻4 है, पहले इसका रूट निकालें 10⁻2 होगा, फिर 3 करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा माइनस का, ये तो सही लिखा था अपन ने। 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 इक्वल टू म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो ये 4 और ये 6 कट गए, तो 10⁻2 विद आ गया, तो 10⁻8 यानी आ गया 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 125 इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये वाली वैल्यू उसमें यूज करेंगे बी सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर में, तो म्यू नॉट की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई आर कितना 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ये हो गया 10⁻⁻6, ये 6 कट गए इससे, ये आ गया 250 10⁻⁻6, ठीक है, तो ये आ गया 250 माइक्रो टेस्ला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, पहले ठीक किया था, बाद में गलत कर दिया, फिर वापस ठीक कर दिया उसको। हाँ नेक्स्ट, देखना ही नहीं है इसमें, तो मैंने बनाया था अभी क्यूब, कि क्यूब के एक किनारे से दूसरे किनारे में निकाल दिया और इसके सेंटर पे पूछा है और अपने को बताना है सेंटर पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सिमेट्रिक हो तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 0। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट रेडियस आर मेक एन रोटेशन पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है एन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इसके सेंटर पे घूम रहा, मतलब करंट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। आई की वैल्यू, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, और मैंने कल आपको बताया था कि आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इंटू एफ, क्योंकि 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट, घूम कौन रहा है इलेक्ट्रॉन, कितने फ्रीक्वेंसी से, एन से, बाई 2 आर, स्मॉल आर है इसलिए स्मॉल आर कर देंगे इसको, यानी म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। देखो ये अच्छा है, अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो भी अच्छा है, इसके डायरेक्शन से देख लें तो भी अच्छा है। देखो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, नीचे, नीचे कौन है, जेड, ठीक है, ये ऐसे 3D, ये दोनों वायर ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कौन है, जेड, यानी इस वायर का माइनस जेड, इस वायर का माइनस जेड, दोनों वायर के कारण जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन मतलब माइनस में के, यानी इसमें माइनस में के आएगा, एक बात तो ये आ गई, किसके डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस में के आएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसमें क्या आएगा, माइनस में आई आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, पहली बात तो ये कि जिसमें माइनस में आई और माइनस में के हो, आई भी माइनस में हो और के भी माइनस में हो, तो देखो ये तो है नहीं ऑप्शन, ये तो क्रॉस में लगाया हुआ है, ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी नहीं है, ये माइनस का है, इसमें भी हो सकता है, और ये भी माइनस का है, ये तो दोनों सेम ही लिख दिए ना, ये तो दोनों सेम ही हो गए, इसको भी प्लस कर देता हूँ मैं, ये इक्वल के बराबर, ये लो, ये तो दोनों सेम ही लिख दिए थे ना, ये माइनस जाएगा तो अंदर है, ये इन दोनों का माइनस हम बाहर निकाल लेते, ये कर दिए, यानी ऑप्शन कितना हो गया, फोर्थ। इन दोनों का माइनस हम एक साथ बाहर निकाल लिए, यानी आई और जे, आई और के, आई और के, माइनस के माइनस आई,
तो माइनस आई और माइनस के में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन मिल गया, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला the distance at which the magnetic field on axis as compared to the magnetic field at the center of the coil carrying current I radius r। अगर हम ये कहें कि जो मैग्नेटिक फील्ड अक्ष पे है वो सेंटर का कितना है एट 1/8 टाइम, सेंटर का कितना है 1/8 टाइम, यानी सेंटर पे कितना होता है म्यू नोट आई बाई 2r होता है, उसका 1/8 कर दिया, वो कहाँ होगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और पूछा कि आपने को अक्स की वैल्यू, जो वैल्यू कट सकती है उसको काटो, ये दोनों कट गए, ये 16 इसके ऊपर आ जाएगा, यानी 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 16 आर की क्यूब। अच्छा 2 से 2 भी काट देते हैं, ये 2 से 8 टाइम। ठीक है, अगर इन दोनों में हम पहले क्यूब रूट कर दे तो ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 इक्वल टू 2 आर। ठीक, इधर 1/2 है, इसको इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √3r आ गई, √3r 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 √3r। ठीक है, नेक्स्ट a long wire carrying a steady current it is bent into a circle of 1 turns and the magnetic field at the center is coil B। it is they bent into a circle of loop in turn n। देखो जैसे ही हम सेम वायर को जितना हम मोड़ रखा है उसके जितने हम टर्न्स बनाएंगे उतने ही डिवाइड में उसका क्या हो जाएगा रेडियस। मान लीजिए पहले एक टर्न्स बना रखा था, फिर जैसे हम 2 टर्न्स बनाएंगे तो एक टर्न्स की जो रेडियस थी उसका क्या हो जाएगा वो हाफ हो जाएगी रेडियस। जैसे हम 3 टर्न बनाएंगे तो जो एक टर्न की रेडियस थी उसकी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। जैसे ही हम उसके n टर्न बनाएंगे तो जो पहले रेडियस थी उसकी कितनी हो जाएगी 1/n मल्टीपल। यानी जैसे इसके टर्न्स के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी रेडियस r की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड B बनेगा वो कितना बनेगा म्यू नोट एन आई बाई 2r/n। तो n ऊपर चला गया, ये बी डैश की वैल्यू है, तो बी डैश की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी म्यू नोट एन स्क्वायर आई बाई 2r, और वो कितनी है b इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2r का n स्क्वायर मल्टीपल 2r का n स्क्वायर। जितने हम टर्न बढ़ाएंगे उतने ही, जितने मल्टीपल में हम टर्न बढ़ाएंगे उतने मल्टीपल उतने ही डिवाइड में r हो जाएगा। जैसे उसको टर्न्स को हमने डबल किया तो रेडियस आधी हो जाएगी, टर्न्स को हमने ट्रिपल किया तो रेडियस 1/3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये लो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, तो मैग्नेटिक मोमेंट का अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा हम नहीं करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया कि किस प्रकार से हमने शॉर्ट वे में एक शॉर्ट वे में इतनी चीज़ें हमने सीखी, बिल्कुल शॉर्ट वे में, एकदम शॉर्ट वे में ये चीज़ें हमने सीखी। इसके हमने आज क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको समझ आए एकदम इजी वे में। अगर हम बेसिक को पकड़ के और आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिजिक्स में जितनी आप जल्दबाजी करोगे गलत ऑप्शन पे जाओगे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे वर्ड के छोटी छोटी बातों के समझने के मीन्स जो है उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर आएगा। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप संयम के साथ फिजिक्स के क्वेश्चन को सीखते जाएंगे, संयम के साथ फास्टली उसको आप कैलकुलेट करेंगे या उसको सोल्व करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।